वेलकम टू आलोक क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ रेडिकल। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रेडिकल होता क्या है। तो ये रेडिकल ये होता है कि हम पिछली क्लासों में क्या लेते थे, ये एल्केन लेते थे। ये क्या है? एल्केन। एल्केन में से एक एच हम लोग रिमूव करते थे तो ये क्या बचता था? एल्कीन। इसी तरह रेडिकल है। रेडिकल क्या है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो जो मॉलिक्यूल बचता है वो मोनोवायलेंट रेडिकल कहलाता है। रेडिकल टू टाइप के होते हैं, मोनोवायलेंट और बाईवायलेंट। मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे मोनोवायलेंट रेडिकल पढ़ेंगे, मोनोवायलेंट रेडिकल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आप लोगों ने ये समझ गए कि मोनोवायलेंट रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। समझ गए? तो आप लोगों ने कभी किताब पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, कोई अदर्स रेफरेंस बुक पढ़ी होगी तो नॉमेनक्लेचर में तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसी भी कंपाउंड के नेम के आगे एन जुड़ जाता है, आइसो जुड़ जाता है, नियो जुड़ जाता है। तो ऐसा ये क्यों जुड़ जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो आज हम वही सीखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे कि ये एन नॉर्मल है, एन नॉर्मल, एन एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल। तो ये हमेशा ये जो एन नॉर्मल आइसो नियो है ये हमेशा प्रीफिक्स में जुड़ते हैं। तो इसकी डिफिनेशन ये है, एन 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 मतलब क्यों ऐसा होता है? तो इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स व्हेन स्टेट चेन रेडिकल इज प्रेजेंट। कोई स्टेट चेन रेडिकल प्रेजेंट हो, दिया हो, जब उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उस नाम के आगे एन जुड़ जाएगा। समझ गए? अभी आपको मैं इसका एग्जांपल दूंगा इसको खत्म करने के बाद। तो ये आइसो आइसो क्या है? आइसो क्या है? इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स व्हेन सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन कंटेन वन मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या है, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल दिया है, नंबरिंग कर रहे हैं, तो उस मॉलिक्यूल का सेकंड लास्ट कार्बन एक मेथिल ग्रुप रखा हो जो सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो। इसका मतलब यही है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल के नेम के आगे आइसो लगेगा। जैसे नियो, नियो क्या होता है? इट इज यूज्ड एज प्रीफिक्स व्हेन सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन टू मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। आइसो में क्या होता है? वन मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। नियो में क्या होता है? टू मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। तो नियो की एक कंडीशन होती है कि जब तक 5 कार्बन नहीं होंगे तब तक नियो फॉर्म नहीं होगा। इसको बनाने के लिए हमको कम से कम 5 कार्बन चाहिए। अगर आइसो और नियो की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो किसी भी मॉलिक्यूल के नाम में तो हम क्या करते हैं? सेकेंडरी और टर्शियरी लगाते हैं। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं। अभी हमने लिखा था एन आइसो नियो, उसके बारे में आप लोग जान भी गए हैं। तो हम उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि हम लेते हैं पहले प्रोपेन लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग नए होंगे तो सोच रहे होंगे कि प्रोपेन कैसे लिखा जाता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरीके से फार्मूले के साथ समझाया हूँ। अगर आप वहाँ जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप अच्छे से जान भी जाएंगे और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है आप समझ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत आसानी से आने लगेगी क्योंकि ये बहुत सिंपल है। लड़कों लड़कियों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वो है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से ले चल रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्रोपेन प्रोपेन जब हम लोग बनाते थे तो थ्री कार्बन को क्या कहते थे हम लोग? प्रोप कहते थे, प्रोप कहते थे ना। तो ये प्रोप और जो एल्केन था ये एक प्रकार का प्रोपेन एल्केन ही है ना। तो जो एन था इसके नाम के आगे, इसके नाम के आगे हम लोग जोड़ देते थे, ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो प्रोपेन में आप लोग जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एक बना लेते हैं, ये कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन होता था,
इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन आता था। एल्केन का फार्मूला भी हम बताए हैं पिछली वीडियो में, तो आप वहाँ से और अच्छे से समझ सकते हैं। पहले आप जानते हैं कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड ये हाइड्रोजन बना देगा, CH ये हो गया प्रोपेन। अभी आपको मैं प्रोपेन बनाना सिखाया हूँ, इससे पहले भी बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से बता दिया हूँ। अब इसके बाद नहीं बताऊंगा, अब डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए प्रोपेन CH3 CH2 CH3। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया हमारे सामने। तो आपको बताता हूँ कि 1 डिग्री क्यों हुआ, ये 2 डिग्री क्यों हुआ, ये 1 डिग्री क्यों हुआ। तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर तो कोई कार्बन है नहीं, तो इधर एक कार्बन है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। बहुत लोग समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन के साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाया। अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे अच्छे से बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह, तो आप लोग देखेंगे, ये देखिए CH देखिए ये बन गया ना। तो ये कार्बन देखिए इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाया। तो ये प्राइमरी क्यों हुआ, कि ये 1 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, इसलिए ये 1 डिग्री हुआ। ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी बनाया है, इस कार्बन के साथ बनाया, इसलिए 2 डिग्री हुआ। ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसलिए 1 डिग्री हुआ। समझ गए? 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं, और 3 डिग्री को टर्शियरी कहते हैं। अभी हम लोग इसका पढ़ेंगे आगे। तो अगर हम इसमें से एक H निकालते हैं, प्राइमरी H निकालते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, चाहे यहाँ से रिमूव कर दीजिए चाहे यहाँ से रिमूव कर दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2। समझ गए? ये देखिए ये स्टेट चेन है ना, ये प्रोपिल है, ये प्रोपिल है, ये मोनोवैलेंट रेडिकल भी है। तो इस प्रोपिल के आगे हम क्या जोड़ देंगे, N। अभी हमने पढ़ा था कि N प्रीफिक्स कब यूज होता है, जब स्टेट चेन रेडिकल प्रेजेंट हो। देखिए स्टेट चेन रेडिकल प्रेजेंट है, तो इसको हम N प्रोपिल लिख सकते हैं, N प्रोपिल लिख सकते हैं, या सिंपली प्रोपिल आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? अब हम इसका सेकेंड डिग्री H निकालते हैं, मतलब सेकेंडरी H निकालते हैं, सेकेंडरी कार्बन का H निकालते हैं, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, देखिए CH3 CH3। तो जब हम प्रोपेन के सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, आइसोप्रोपिल। समझ गए? आप लोग मतलब कि सीख लीजिए यहाँ पे आइसो क्यों जुड़ा, आइसोप्रोपिल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब हम प्रोपेन के सेकेंड डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो आइसोप्रोपिल होता है। समझ गए? तो हम डिफिनीशन के हिसाब से भी जान जाएं। अभी तो सेकेंड डिग्री H निकालें तब ये बना। अब डिफिनीशन क्या कहती है, जहाँ से हम H निकालें वहीं से हम नंबरिंग कर देते हैं, इसकी नंबरिंग जहाँ से H रिमूव करते हैं वहीं से नंबरिंग कर दें। तो ये क्या हो गया, ये 1 2। तो हमारी डिफिनीशन क्या कहती है कि आइसो प्रीफिक्स तब यूज होगा जब सेकेंड लास्ट कार्बन कंटेन 1 मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट। ये देखिए ये 1 2, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन एक मेथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है ना इसके, इसलिए आइसोप्रोपिल है। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद करिएगा कि जब प्रोपेन के सेकेंड डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल जो रेडिकल बनता है वो आइसोप्रोपिल कहलाता है। समझ गए? आइसोप्रोपिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया है, वहां पे भी आप लोग देख लीजिएगा। समझ गए? अब हम ब्यूटेन लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें भी वही सिंपली देख लीजिए, ये 1 डिग्री है,
ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। समझ गए? ये प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी प्राइमरी। तो इसमें क्या है कि हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो प्राइमरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? ये CH3 CH2 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 ये बना। तो ये देखिए स्टेट चेन रेडिकल प्रेजेंट है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? एन ब्यूटिल। ये ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव करते थे तो ब्यूटिल बनता है। तो स्टेट चेन रेडिकल भी प्रेजेंट है डिफिनीशन के हिसाब से एन के लिए, तो हम प्रीफिक्स में एन जोड़ देते हैं, या सिंपली हम ब्यूटिल लिख सकते हैं। समझ गए? अब हम इसका सेकेंड डिग्री एच निकालेंगे। जब सेकेंड डिग्री एच निकालेंगे तो जानते हैं क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 CH CH2 CH3। अब देखिए जहां से हम हाइड्रोजन निकालें वैसे हम नंबरिंग कर दें, 1 2 3। देखिए 3 हो गया ना। तो आप लोग इसमें इसको गौर से देखिए, क्या इसमें आइसो की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? देखिए ये कार्बन, देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ये तो सेकेंड लास्ट है नहीं, सेकेंड लास्ट तो ये है ना। तो डिफिनीशन के हिसाब से ये गलत हो गया कि सेकेंड लास्ट कार्बन में अगर एक मेथिल ग्रुप हो, सेकेंड लास्ट कार्बन में एक मेथिल ग्रुप होता है सब्स्टेंट के रूप में, तो हम इसको आइसो बोलते हैं। लेकिन ये थर्ड लास्ट में आ गया, तो इसको जब हम आइसो और नियो की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम सेकेंडरी या टर्शियरी प्रीफिक्स में लगाते हैं। तो हम इसका हाइड्रोजन किस डिग्री से निकाले? सेकेंड डिग्री से निकाले थे ना, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। समझ गए? सेकेंडरी ब्यूटिल। समझ गए? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 पे मेथिल है ना, तो मेथिल ये कितना 1 2 3, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोपिल। ये भी नाम होगा, लेकिन आप लोग को सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं तो सेकेंडरी पढ़िए आप। ये सेकेंडरी ब्यूटिल है। समझ गए? आप इन दोनों को नोट करिए, हम आपको दूसरा बताते हैं, इसमें जगह नहीं है। अब हम आइसोब्यूटेन बनाते हैं। आइसोब्यूटेन में क्या है? CH3 CH CH3, ये क्या है? CH3। आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। आइसोब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो ये आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल में सेकेंड लास्ट कार्बन पे क्या है? 1 मेथिल ग्रुप एज सब्स्टिट्यूट। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन। समझिए? आइसोब्यूटेन कहें। ये क्या है? ये आप लोग, ये क्या है? ये प्राइमरी है। ये क्या है? ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो क्या हो जाएगा? ये 3 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। समझ गए? तो हम इसके 1 डिग्री से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, 1 डिग्री से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? CH3 CH CH3 CH2। ये स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन है ना, तो हो जाएगा आइसोब्यूटिल। समझ गए? ये आइसोब्यूटिल हो गया। अब इसके हम 3 डिग्री कार्बन से H निकालते हैं, है ना। 3 डिग्री कार्बन से हम H जब निकालेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा CH3 CH3 C CH3 CH3। ये जहाँ से हम हाइड्रोजन निकाले वहीं से नंबरिंग कर देते हैं 1 2। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? आइसो तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये हम जो रूल लिखाए थे आइसो के लिए कि सेकेंड लास्ट कार्बन हैव एट लीस्ट मतलब कंटेन 1 मेथिल ग्रुप। तो इसमें ये सेकेंड लास्ट कार्बन कितना मेथिल ग्रुप कंटेन किया है? 1 2। तो ये 1 ना होके 2 है। तो अगर जब आइसो की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम सेकेंडरी या टर्शियरी यूज करते हैं। तो हम ये कहाँ से निकाले थे हाइड्रोजन? सेकेंड डिग्री कार्बन से निकाले थे ना।
तो हम इसको क्या लिखते हैं, मतलब थर्ड डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन निकाले थे, तो इसको हम लिखते हैं टर्शियरी, ये क्या है, ब्यूटेल। समझ गए, ये तो आइसोब्यूटेन का हो गया। अब हम बनाते हैं नियोपेंटेन। CH3 CH3 ये क्या है, नियोपेंटेन है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है और इस मॉलिक्यूल में सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, कंटेन 2 मेथिल ग्रुप। देखिए 2 मेथिल ग्रुप कंटेन किया ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। अगर हम इसमें से एक H निकाल देते हैं, ये प्राइमरी 1 डिग्री, तो हम जब 1 डिग्री H निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर हमारा CH3 CH2। इसको क्या कहेंगे आप, नियोपेंटेन। समझ गए, नियोपेंटेन। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए ये सब स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ध्यान में नहीं तो हमारा हम जो लिखाए हैं रूल, उसको जब आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगी। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। हम रिमूव करेंगे एल्कीन में से एक H। तो एल्कीन देखिए, एल्कीन में से एक H अगर रिमूव करें, एल्कीन में से एक H रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, एल्किनिल। बहुत लोग एल्केनाइल पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा एल्केनिल। तो हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से एक H निकाले तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ, तो ये हो जाएगा इथेनिल या विनाइल। समझ गए, देखिए एल्कीन में से एक H रिमूव किए तो एल्केनिल हुआ। एक इसका एग्जांपल इथीन में से एक H रिमूव किया तो इथेनिल हुआ या विनाइल। ये इसको आप लोग याद रखिएगा, विनाइल ये इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी क्वेश्चन विनाइल करके पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विनाइल क्या होता है। समझ गए। अब हम लेते हैं प्रोपीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये देखिए इसमें वही 1 डिग्री कौन है, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। समझ गए। इसके इस वाले 1 डिग्री से हम एक H रिमूव कर रहे हैं, ठीक, एक H हम रिमूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। हम यहीं से नंबरिंग भी कर देते, जहाँ से H रिमूव करते हैं वहीं से नंबरिंग 1 2 3। तो क्या होगा, ये होगा, इसका नाम होगा 1 प्रोपिनिल। समझ गए, इसका नाम 1 प्रोपिनिल होगा। अगर हम इसके इस वाले 1 डिग्री से एक H रिमूव करते हैं, इस वाले 1 डिग्री से एक H रिमूव करिए, एक H रिमूव करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री लिख दीजिए अलग अलग, 1 डिग्री, तो ये एक स्ट्रक्चर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इसका नाम होगा एलिल। समझ गए, क्या नाम होगा, एलिल। जहाँ से H निकाले हैं वहीं से हम नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3। तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा 2 प्रोपिनिल। देखिए अभी मैंने एल्कीन से एक H रिमूव करके एल्केनिल बनाया, यहाँ पे विनाइल आया और यहाँ पे एलिल आया, एलिल। तो एलाइल या एलिल, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन में करके पूछ देता है कि एलाइल क्या होता है, विनाइल क्या होता है, तो आप लोग को ये पहचानना आना चाहिए। अभी आप लोग इसको ऐसे लर्न कर लेंगे कि प्रोपीन के 1 डिग्री ये 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने से, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन ये वाला निकालने से क्या बनता है, एलाइल। इथीन में से एक चाहे जिसमें से रिमूव कर दो, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो विनाइल होगा। समझ गए, इसको आप याद रखिएगा और नोट करिए।
हमने एल्कीन का पढ़ चुका है, एल्कीन में से एक एच रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन। ये बेंजीन है, इसमें से एक एच हम रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा जानते हैं, फेनिल। बेंजीन में से एक एच अगर रिमूव करें तो ये क्या बनेगा, फेनिल। जैसे ये ऐसे लिख सकते हैं हम, PHH, सॉरी ये वाला H, PHH, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बचा ये, PH। समझ गए हैं। हम PH को ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5H, इसमें से एक H रिमूव करें तो क्या बन जाएगा, C6H5। कहीं पे अगर PH लगा हुआ मिले तो आप लोग समझ जाइएगा कि बेंजीन में से एक H निकाला गया है, तभी ये PH मिला है। तो पीएच मतलब क्या होता है, फेनिल बेंजीन से ही रिलेटेड है। मतलब कि बेंजीन से एक निकालते हैं तो ये फेनिल बन जाता है। समझ गए। कहीं कहीं किसी स्ट्रक्चर में पीएच जुड़ा होता है तो आप लोग कंफ्यूज मत लीजिए कि पीएच क्या होता है। पीएच ये होता है फेनिल का वो इंडिकेशन दे रहा है कि ये फेनिल है, बेंजीन में से एक एच निकाला गया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक और बता देते हैं, ये स्ट्रक्चर है क्या, ये स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है टॉयलीन। ये स्ट्रक्चर है टॉयलीन। इसका स्ट्रक्चर ये शायद ये होता है, देख लीजिएगा क्या होता है। ये स्ट्रक्चर है टॉयलीन। तो हम इसमें से अगर एक एच रिमूव करते हैं, एक एच रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, CH2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजाइन। तो इसमें से एक एच अगर और रिमूव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये बेंजील हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बेंजील हो जाएगा। इसमें से एक एच और रिमूव करते हैं, ये CH, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिडीन। समझ गए। आप लोग इतना याद रखिएगा, इतना नोट करिए, ये बेसिक हो गया। अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का। अभी तो मैं आपको रेडिकल का बता रहा था, ये सब बेसिक्स नॉमेनक्लेचर हो गए हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट्स थे कि नॉमेनक्लेचर में कहीं ब्रांच में ये सब प्रेजेंट हो तो आप लोग इसको पहचान जाएं, इसका नाम लिख लें। अब हम अपना मेन पे आते हैं, जो अधिकतर कंपटीशन के मतलब कि कंपटीशन में पूछता है कि नॉमेनक्लेचर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे फंक्शन ग्रुप लगे होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कैसे लगे होते हैं, वो कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, प्रीफिक्स में क्या आएगा, सफिक्स में क्या आएगा, नेम में। पहले हम आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएंगे कि कौन सा प्रीफिक्स में जुड़ेगा, कौन सा सफिक्स में जुड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इसका कार्बन पैरेंट चेन के कार्बन के साथ इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं जुड़ेगा, सफिक्स में ओइक एसिड ओइक जुड़ेगा, ये सफिक्स जुड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 COOH। समझ गए। तो अगर हम इसका पैरेंट कार्बन चेन गिने, नंबरिंग करें तो 1 2 3, तो देखिए इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो पैरेंट कार्बन चेन के साथ इंक्लूडेड हो गया। जब ऐसा हो तो इसके प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, नेम के प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा। जब हम सफिक्स लिखेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे। अभी आप प्रीफिक्स और सफिक्स में कंफ्यूज होंगे, अभी यहाँ समझ लीजिए कि किसके प्रीफिक्स में क्या आएगा। हम आपको प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे यूज करना है आगे बताएंगे, ठीक। अब देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसका कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है
मतलब कि ये पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड है। अगर यही ब्रांच लगा होता, ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इंक्लूड नहीं है तो उसके प्रीफिक्स में क्या आएगा, जब उसका नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसमें कार्बोक्सी आएगा और सफिक्स में क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। इसी तरह ये ईस्टर, हमने आपको बताया था कि ये ईस्टर ग्रुप होता है अपने पहली वीडियो में। तो ये ईस्टर होता है। ईस्टर का जब कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड होगा तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, सफिक्स में एल्किल OH लिखेंगे, समझ गए। इसी तरह ये क्या है, एसिड हैलाइड है, जिसको हम नाम लिख देते हैं एसिड हैलाइड। ये क्या है, एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है। अगर एसिड हैलाइड का कार्बन जो है प्रीफिक्स में मतलब कि पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, सफिक्स में ऑयल हैलाइड आएगा। अगर इसका पैरेंट कार्बन चेन में इसका कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो प्रीफिक्स में आएगा हैलोफॉर्मिल, सफिक्स में आएगा कार्बोनिल हैलाइड। ये इसी तरह ये एमाइड आ गया। एमाइड में क्या होता है, एमाइड ग्रुप है ये। एमाइड में अगर ये कार्बन जो है पैरेंट कार्बन चेन के साथ इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे, सफिक्स में एमाइड लिखेंगे। इसी तरह ये कार्बन अगर नहीं इंक्लूडेड है तो कार्बोमिल या कार्बोक्सामाइड लिखेंगे। इसी तरह साइनाइड में अगर सी पैरेंट कार्बन चेन के साथ इंक्लूडेड है साइनाइड का कार्बन तो प्रीफिक्स में कुछ नहीं आएगा, सफिक्स में नाइट्राइल आएगा। ये CN अगर पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं है सी तो ये प्रीफिक्स में साइनो आएगा, सफिक्स में कार्बोनाइट्राइल आएगा। ये CHO ये एल्डिहाइड होता है, इसका भी अगर पैरेंट कार्बन चेन में सी इंक्लूडेड है तो प्रीफिक्स में ऑक्सो आएगा, सफिक्स में AL आएगा, अल। अगर कार्बन चेन नहीं इंक्लूडेड है पैरेंट मतलब कार्बन पैरेंट कार्बन चेन में नहीं इंक्लूडेड है तो ये फार्मिल आएगा, कार्बल मतलब कि कार्बल्डिहाइड आएगा। इसी तरह कीटोन का है, इसी तरह एल्कोहल का है। तो जो मैं ये रेड कलर से दिखाया हूँ ना, ये सब पैरेंट कार्बन चेन के साथ इसके कार्बन जो है इंक्लूडेड है। जो ऐसे लिखे हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। इसको आप लोग याद रखिएगा नॉमेनक्लेचर में, ये हमको ये सब प्रीफिक्स में क्या जुड़ेगा, सफिक्स में क्या जुड़ेगा, ये आना चाहिए, तभी हम अच्छे से नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। तो हमारे NCERT में फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, वो डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में दिया हुआ है। तो ये सबसे ऊपर है, हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देंगे और जो सबसे नीचे है उसको सबसे कम प्रायोरिटी देंगे। आप NCERT में इसको देख लीजिएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा है, सबसे ज़्यादा इसका, सबसे कम इसका। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसको अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो कोई इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अभी हम जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग ये सब करेंगे, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। वैसे अगर नोट करने का मन ना हो तो हम नोट्स में लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। नोट कर, अभी हमने फंक्शनल ग्रुप लिखा था, उसमें प्रीफिक्स आया था, सफिक्स आया था। तो मैंने बताया था कि अभी देख लो, मैं इसका यूज बताऊंगा कि कहाँ पे हम सफिक्स यूज करेंगे, कहाँ पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो सिंपली सफिक्स हम वहाँ यूज करेंगे जब इसमें लिखा है व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप बिकम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप देन सफिक्स विल बी यूज। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत मतलब कि फंक्शनल ग्रुप लगा हो, है ना, मतलब एक से सारे एक दो तीन एक से ज़्यादा लगे हों तो उसमें एक फंक्शनल ग्रुप मेन हो जाएगा। मतलब कि एक फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, वही हम कंसीडर करेंगे और उसी के हिसाब से उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होगी। तो उसमें क्या है कि जब वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है तब सफिक्स, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है उसी का हम सफिक्स यूज करेंगे। जैसे कि ये मतलब कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कहीं अगर ये OH लगा हो तो प्रायोरिटी तो इसकी ज़्यादा है, तो हम इसी के हिसाब से इसकी जो मतलब कि सफिक्स क्या होता था, ओइक एसिड,
अगर ये पैरेंट चेन में इंक्लूडेड हो। तो इसका मतलब यही है कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है, तो हम उसी का सफिक्स लिखते हैं। अभी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें वही लिखा है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, अगर वो पैरेंट चेन में इंक्लूडेड है तो हम उसका नॉर्मल सफिक्स यूज कर देते हैं। अगर कार्बन चेन में नहीं इंक्लूडेड तो हम उसका दूसरा सफिक्स लिखते हैं, जो कि हम आपको एक टेबल बनाए थे उसमें बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं। यूज ऑफ प्रीफिक्स क्या होता है, देखिए क्या लिखा है। इफ अ कंपाउंड हैज मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन ओनली वन फंक्शनल ग्रुप कंसीडर एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड अदर बिकम सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हों तो उसमें एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा, हम उसी के हिसाब से फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा मैंने बता चुका है कि उसका नेमिंग में सफिक्स में यूज होगा, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी के होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। और जब वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे तो उनका जो नाम होगा उनका नाम हम प्रीफिक्स वाला लिखेंगे, समझ गए। जो मतलब मेन वाला है उसका जो सफिक्स है उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स के लास्ट में लिखेंगे नाम उसका, और जो सब्स्टिट्यूएंट बन गया है उसको हम आगे लिखेंगे, मतलब कि पैरेंट कार्बन चेन के आगे प्रीफिक्स में लिखेंगे। इसमें वही सारा कह रहा है। अभी आप हम लोग नाम लिखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स तो लिंक में प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने में, जो हम पहले ब्रांच एल्केन का नॉमेनक्लेचर किए थे तो उसमें हम लोग रूल लिखे थे। अब हम जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एंड मल्टीपल बॉन्ड है तो उसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए भी हमको 2-3 रूल लिखना पड़ेगा। तो हम रूल लिख रहे हैं। पहला क्या था, हमने ब्रांच्ड एल्केन में, अपने कुछ लोग नए होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये ब्रांच्ड एल्केन क्या कह रहे हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में अपने बताया है, आप लोग जाके देख लीजिए कि हमने ब्रांच्ड एल्केन में बताया था कि हमने PCC पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन बताया था। तो उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी हम पहले पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्शन करेंगे। तो पहले क्या होगा, PCC सिलेक्शन, हम PCC सिलेक्शन करेंगे, पैरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा सा लिख देते हैं, select the carbon chain which contain maximum number of principal functional group, ये हो गया। मल्टीपल बॉन्ड, नंबर ऑफ कार्बन, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए हमने PCC सिलेक्शन में क्या किया कि हम वो कार्बन चेन, वो पैरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे हों जिस पैरेंट कार्बन चेन में, पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड लगा है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन आता है। हमने ब्रांच एल्केन का जब पढ़ा था तो केवल वहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से ही हम पैरेंट चेन डिसाइड कर देते थे, क्योंकि वहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं था, समझ गए। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अभी हम इसका एक एग्जांपल देंगे, आप लोग इसको नोट करिए। एक और बता दे रहे हैं, हम बताएंगे PCC नंबरिंग, PCC
हम नंबरिंग कैसे करें। हाँ, जब नंबरिंग करते थे पैरेंट मतलब कि ब्रांच एल्केन में, तो उसमें क्या होता था कि जिधर एथिल मेथिल जिधर ब्रांच आ जाए उधर पहले हम नंबरिंग शुरू करते थे। तो इसमें हम किसको मिनिमम नंबर देंगे, नंबरिंग में हम किसको मिनिमम देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहले आए हम वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे, या हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पोजीशन, मतलब कि जब नंबरिंग करें तो कम से कम नंबर पे शुरुआत करें। समझ गए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब कि वही डिसाइड करता है, वही मेन होता है, तो वहीं से हम नंबरिंग करेंगे। समझ गए, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे। समझ गए, फिर सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं सी के लिए, हम एक एग्जांपल लिए। अब देखिए, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप भी आ रहा है, एल्डिहाइड भी आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है। तो हम इसकी अब पीसीसी सिलेक्शन करेंगे, पैरेंट कार्बन चेन। तो पैरेंट कार्बन चेन मैं नंबरिंग लिखता हूँ आप लोग के लिए। ये एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5, एक ये हो गया 1, सॉरी इस पेन से लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये 5 कार्बन की है, ये 7 कार्बन का है। तो हम इसमें कौन सा हमारा नंबरिंग सही है, आप लोग देखिए। हम यहाँ से नंबरिंग का देखिए, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हम यहीं से नंबरिंग स्टार्ट किए हैं। मिनिमम नंबर इसी को दिए हैं नंबरिंग करने में, तो यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5। तो इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। समझ गए, अब हम नंबरिंग यहाँ से शुरू किए हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, हमने इसको तो गलत किया है, इसमें और बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हम नंबरिंग, हमारा रूल क्या है, हम नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत करते हैं ना। जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पास पड़े या उसका कार्बन इन्वॉल्व हो पीसीसी में, मतलब कि पास पड़े, वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। हम तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ से शुरू कर दिए 1 2 3, यहाँ पे 3 भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। जब पहली वाली किए थे तो यहाँ से आ रहा है। तो ये देखिए, दोनों नंबरिंग गलत है। हमको सबसे पहले नंबरिंग करना आना चाहिए, तो इसकी सबसे बेस्ट नंबरिंग ये है, ये दोनों गलत है। इसको हम दोनों वो कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि हमने दोनों गलत बताया था। क्योंकि हमने इसलिए गलत बताया क्योंकि बहुत से लड़के इसी में फंसे रहते हैं, ऐसे चेक करते रहते हैं। हाँ, आप लोग ऐसे चेक कर लिया करिए, फिर आप देखा करिए, रूल मिलाया करिए, अगर रूल के हिसाब से सही है तो सही है। अब देखिए, ये वाली नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। समझ गए, इसमें देखिए, ये सॉरी और मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ यार। ये देखिए, यहाँ पे ये कार्बन है ना, तो ये कार्बन जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम यहाँ से नंबरिंग, इस कार्बन से, इसका कार्बन इन्वॉल्व रहेगा 1 2 3 4 5। समझ गए, देखिए जब हम ये वाली चेन ये वाली लिए, तो हमको इसमें नियम के हिसाब से सब पता चल गया। देखिए, हमारा फर्स्ट रूल क्या था, मिनिमम नंबर किसको देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमने जब वो बताया था, फंक्शनल ग्रुप का टेबल बनवाया था, तो ये इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिए थे। जब ये इसको प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ से शुरू होगा नंबरिंग। देखिए 1 2 3 4 5, इस कार्बन चेन में ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड भी आ रहा है, और एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ है, वो भी आ रहा है। तो सबसे बेस्ट नंबरिंग यही होगी। समझ गए, तो इसका हम नाम लिखेंगे। नाम क्या, अभी नाम लिखना हम आपको बताएंगे और अच्छे से। अभी हम आपको बस
ये पीसीसी सिलेक्शन बता रहे थे और पीसीसी नंबरिंग, समझ गए। पीसीसी मतलब पैरेंट कार्बन चेन, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम आपको और अच्छे से आगे बताते हैं। चलिए हम आपको एक छोटा सा रूल पढ़ाते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। इसका नाम है क्या? लोवेस्ट लोकेंट रूल। इसमें क्या होता है कि हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है, इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन क्लोरीन लगा हुआ है, हम नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें। यहाँ से सेकंड नंबर पे ब्रोमीन आ रहा है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है, तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करें? तो इसकी नंबरिंग हम कर रहे हैं, देखिए इसकी नंबरिंग हम यहाँ से शुरुआत करें, मानिए 1 2 3 4 5 6, और हम एक इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। लोवेस्ट लोकेंट रूल में क्या होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेड वाले से क्या है, रेड वाले से दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तीसरे पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है। हम नंबर लिख देते हैं कि दूसरे सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है। अब हम नीचे वाले का भी ऐसे करेंगे, नीचे वाले का जैसा फर्स्ट नंबर यहाँ शुरू हुआ, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, 4 नंबर पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है। लोवेस्ट लोकेंट रूल का ही मतलब है कि लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट नंबर। देखिए यहाँ पे 2 3 5, यहाँ पे 2 4 5, देखिए 3 से बड़ा 4 हो गया ना, तो मतलब 4 3 से बड़ा है, 4 3 से लो है, लोवेस्ट है, तो जो लो वाला है वो नंबरिंग सही हो जाएगा और जो ज़्यादा है ये गलत हो जाएगा, समझ गए। 2 4 5 ऐसे आप लोग, अगर आपको नंबरिंग करने में कंफ्यूजन हो तो लोवेस्ट लोकेंट रूल लगा के ऐसे समझ सकते हैं, ठीक। कौन सा ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है वो लिख दीजिए, फिर दूसरे वाले नंबरिंग के लिख दीजिए। अगर 2 3 5 2 4, अगर ये 4 की जगह 2 होता तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन ये 4 हो गया, 3 से बड़ा हो गया, तो लोवेस्ट लो नाम ही है इसका, तो ये 3 4 से लो है, तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम उसका नेमिंग का कुछ रूल लिख लेते हैं। रूल क्या, उसका कब क्या लिखेंगे, शुरू प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, सफिक्स में क्या लिखेंगे, साइक्लो है तो क्या लिखेंगे, समझ गए, मल्टीपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, उसी का हम लिख रहे हैं। तो पहले क्या होगा, पहले ये होगा आल substituent, all substituent in alphabetical order and with position, समझ गए। एक ये हो गया, पहला ये हो गया। फिर दूसरा है, अगर साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो आ जाएगा, समझ गए। फिर तीसरा है कि एल्क, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट कार्बन चेन, समझ गए। फिर क्या लिखेंगे, एन इन आइन, इसको क्या लिखेंगे, विथ पोजीशन, फिर सफिक्स फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये एक नेमिंग है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, उसका नेमिंग का तरीका ये है कि पहले क्या लिखेंगे, अगर उसमें सब्स्टिट्यूएंट है तो ऑल सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड विथ पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। साइक्लो है तो साइक्लो लिख देंगे कि साइक्लो 3 कार्बन का साइक्लो है कि 4 कार्बन का साइक्लो है, ऐसे लिख देंगे। एल्क मतलब कि वर्ड रूट यहाँ पे सिंपली लिखना है, यहाँ पे फिर एन इन आइन विथ पोजीशन इसको भी लिखना है, फिर सफिक्स फॉर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे हमने एक पिछला वाला एग्जांपल लिया था कि ये COOH C डबल बॉन्ड C CHO था
CH2 CH3, ये क्या था, CH2 1 2 3 4 5, ये वाला ये था ना। तो हमने नेमिंग में क्या किया था, पहले इसको दिया था 1 2 3 4 5, समझ गए। नेमिंग तो हम लोग कर लिए थे, कहाँ से नेमिंग करना है, PCC सिलेक्ट कैसे करना है, ये तो हम लोग जान गए थे। अब हम इसमें ये जानेंगे इसका नाम कैसे लिखना है, ठीक। तो इसका नाम देखिए, हमने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है ना, ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है। तो इसमें ये क्या हो गया, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि इस कंपाउंड का मालिक हो गया ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये इससे जुड़ा क्या हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना। तो पहले क्या लिखना है, ऑल सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड विथ पोजीशन। तो क्या करना है, ये क्या है, ये जब हम लिखते हैं CHO का कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका प्रीफिक्स क्या आता था, फॉर्मिल। इसका क्या आएगा, ये क्या है, प्रोपिल। ABCD में जब हम पढ़ते हैं पहले क्या आता है, P आता है कि F आता है, तो मुझे लग रहा है पहले F ही आता होगा। तो मैं लिखता हूँ 3, देखिए पोजीशन 3 है, फॉर्मिल 3 फॉर्मिल। फिर ये पोजीशन क्या है, 2 है ना, 2 ये क्या है, ये आपको बताया था कि प्रोपेन में से एक जब निकालते हैं, यहाँ पे देखिए एक एच कमी है ना, बॉन्ड बनाया इससे, तो ये क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। तो क्या हो गया, 2 प्रोपिल हो गया, 3 फॉर्मिल 2 प्रोपिल। अब क्या आया, ये तो हो गया, ये साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, साइक्लो को हम छोड़ देंगे। अब आ गया वर्ड रूट में क्या है, ये कितने नंबर का है, पेंट है ना, तो हम यहाँ भी लिख देंगे पेंट। जैसे एल्केन था, एल का लिखा है, पेंटेन है तो पेंट लिख जाएगा, ठीक। कंटिन्यू गैप नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, पेंट हो गया ना। फॉर्मिल 2 प्रोपिल पेंट, ये हो गया। अब इसके आगे क्या आ रहा है, एन इन आइन, इसमें क्या आया, आइन आया। आइन को कैसे लिखना है, विथ पोजीशन, तो 2 पे, ये देखो 2 पे आइन आया ना, ये डबल 1 2 पे आया ना, इन 2 पे आया इन, तो हम लिखेंगे 2 इन। ये क्या है, फर्स्ट पे मेन फंक्शन ग्रुप आया, तो हम इसको 2 इन ओई एसिड भी कह सकते हैं। ये देखिए इसका ये मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट ओरिक एसिड लगेगा। ये 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर हम अधिकतर लिखते नहीं है, तो इसको 2 के साथ ही लिख दिए। देखिए अब इसका नाम क्या हो गया, 3 फॉर्मिल 2 प्रोपिल पेंट 2 इनोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ये जान गए तो आपका नॉमेनक्लेचर मतलब कि ये वाला मल्टीपल बॉन्ड फंक्शन कंटेनिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अगर उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपका हर बार सही आएगा और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप लगा लेंगे। जैसे मैं बताया हूँ, अगर आप लोग मेरा शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नॉमेनक्लेचर में नहीं होने वाली है, चाहे वो जेई में आया हो, चाहे वो नीट में आया हो, चाहे वो बोर्ड में आया हो, कोई भी नहीं छूटेगा, ठीक। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इससे आगे बताएंगे। अभी तक तो मैं यही बताऊंगा, अभी कुछ और रूल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्लास लंबी होने की वजह से मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।